नमस्कार दोस्तों, 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हमला हुआ। इससे पूर्व भी पाकिस्तान में 2005 में लश्कर-ए-तैयबा ने 32 लड़कियों को इकट्ठा किया। ये सारे लड़के यंग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अनमेरिड थे। सबको गैदर करके इंडिया के खिलाफ एक प्लान रेडी किया। इन सभी का ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई जाती है। ट्रेनिंग 3 स्टेज में करवाई गई थी। ट्रेनिंग इतना हार्ड था कि लास्ट स्टेज तक बस 15 लड़के ही बच पाए और इसी दौरान अगस्त आते आते बस 10 लड़के ही इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाए थे। ये उनके असली नाम है। इन सभी को 2-2 के ग्रुप में बांट दिए जाते हैं, यानी 10 लड़के मिला के 5 ग्रुप बनाए जाते हैं। जैसे कि अजमल कसाब जो इस हमले में पकड़ा गया था और उनके साथी इस्माइल, ये दोनों एक ग्रुप में थे। ये 5 ग्रुप ही मुंबई के अंदर कोऑर्डिनेट तरह से अलग अलग जगह पे हमला किया था। तो हमला करने के लिए 10 लड़के तो तैयार थे, बट नेक्स्ट काम था लोकेशन के बारे में पता करना कि हमला कहाँ किया जाए। तो इसके लिए डेविड हेडली को, जो कि यूएस में रह रहे थे, हालांकि ये थे पाकिस्तान के ही, लेकिन ये नाम बदल के यूएस में रह रहे थे, तो ये पहली बार इंडिया आते हैं 14 सितंबर 2006 को। यहाँ पहुंच के उन्होंने कई चीजों का फोटो और वीडियो इकट्ठा किया, जैसे कि ताज होटल, ओबराय होटल, द लियोपार्ड कैफे, सीएसटी रेलवे स्टेशन, द नरीमन हाउस। इसके साथ पाकिस्तानियों को लैंड कहाँ करना है, इन सभी चीजों का फोटो और वीडियो बना के ये पाकिस्तान को दे देते हैं। हालांकि इसे दोबारा पानी वाले रास्ते से फिर भेजा जाता है मुंबई, सारी चीजों का डिटेल इकट्ठा करने के लिए 11 अप्रैल 2008 को। सब कुछ रेडी था। अब ये प्लान बनाते हैं कि अटैक किस दिन किया जाए। तो दिन आता है 13 सितंबर 2008। जकीउर रहमान जो इसके लीडर होते हैं, वे कहते हैं कि 27 सितंबर को रोजा है, तो दिन अच्छा है, अटैक का ये दिन अच्छा रहेगा। लेकिन उस समय दिल्ली और मुंबई हाई अलर्ट पे था, जगह जगह पे छापे पड़ रहे थे। तो इस सारी चीजों को देख के लश्कर के लीडर सोचते हैं कि अटैक का ये डेट सही नहीं होगा, क्योंकि जगह जगह पे छापे पड़ रहा है, हाई अलर्ट पे है दिल्ली और मुंबई, तो ये डेट कैंसिल कर देते हैं अटैक का। इसके बाद 21 नवंबर 2008 को लखवी दोबारा आते हैं और कहते हैं कि 26 नवंबर 2008 को ये सभी मुंबई पे अटैक करेंगे। इसके नेक्स्ट डे ही ये 10 लड़के को लेकर के मॉर्निंग में समुद्र के तट पे पहुंच जाते हैं। इन्हें बिल्कुल इंडियन आउटफिट दिया जाता है, हाथ में कलावा पहनाया जाता है, साथ ही फोन और सिम कार्ड दिए जाते हैं, फेक आईडी और साथ ही कुछ पैसे देते हैं। साथ ही इन सभी से कहा जाता है कि जब तुम लोग वहां पहुंचोगे तो वहां काफी भीड़ भाड़ होगा। वहां ये मत सोचना कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, सबको मारना। हाँ, अगर ताज होटल में कोई मुसलमान दिख जाए, कोई मुसलमान मिल जाए तो उसे छोड़ देना। इसे एक छोटी सी बोट पे बैठा के पानी के रास्ते से भेज दिए जाते हैं। इसके बाद आगे अल हुसैनी नाम का एक शिप आता है, उसमें ये सभी बैठ जाते हैं। ये जर्नी काफी लंबा होता है। नेक्स्ट रोज 23 नवंबर को इसे एक छोटा सा इंडियन बोट दिखती है। उस छोटा सा इंडियन बोट का नाम था कुबेर। उस बोट को हाथ हिलाकर ये सभी इशारा करते हैं। ये कहते हैं कि उसकी इंजन की जो बेल्ट है वो उतर गई है, तो हेल्प चाहिए। मदद करने आए कुबेर बोट पर ये सभी कब्जा कर लेते हैं और उसमें बैठे 4 लोगों में से 3 लोगों को मार देते हैं। उसमें बैठे एक लोग को वे इसलिए छोड़ते हैं ताकि वे बोट को चला सके, जिसका नाम था अमरचंद। उस बोट में बैठ करके ये कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहते हैं। फिर डेट आता है 26 नवंबर 2008। ये मुंबई के निकट पहुंच जाते हैं। ये मुंबई के निकट जैसे ही पहुंचते हैं, कुबेर बोट चला रहे अमरचंद, जिसमें कि वे सभी बैठे थे, उस बोट को चला रहे अमरचंद को भी ये मार देते हैं। इसके बाद ये सभी इससे भी छोटा एक बोट पकड़ते हैं और ये मुंबई की तरफ बढ़ते हैं। शाम के करीब 9 बजे ये मुंबई के बदवार पार्क के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर ये उतरते हैं। ये ऐसा जगह था जहाँ से कुछ ही दूरी पे मेन रोड थी, जहाँ से 24 घंटे टैक्सी मिलती थी। ये ऐसा जगह था यहाँ से जहाँ जहाँ इन सभी को हमला करना था, उनका लोकेशन निकट ही था। यहाँ से प्लान ये था कि इस्माइल और कसाब सीएसटी स्टेशन पे जाएंगे, शोएब और नाजिर अहमद लियोपार्ड कैफे जाएंगे, जावेद और हफीज अरशद ताज होटल जाएंगे, इमरान बाबर और नाजिर नरीमन हाउस जाएंगे और फहदुल्ला और अब्दुल ओबराय होटल जाएंगे। यहाँ से 4 आतंकी ग्रुप बोट से नीचे उतर जाते हैं और एक ग्रुप यानी कि 2 आतंकवादी यहाँ से ओबराय होटल पहुंच जाते हैं। ये देखिए, यहाँ से ओबराय होटल नजदीक पड़ता है बोट से विद कंपेयर टू टैक्सी, इसलिए ये दोनों बोट से ही ओबराय होटल पहुंच जाते हैं। यहाँ उतरे चारों ग्रुप अपने अपने टारगेट के लिए निकल पड़ते हैं। इमरान बाबर और नासिर नरीमन हाउस, शोएब और नाजिर अहमद टैक्सी से लियोपार्ड कैफे की तरफ निकलते हैं और हाफिज और जावेद जो थे ये टैक्सी से निकलते हैं ताज होटल की तरफ, और कसाब और इस्माइल जो थे ये टैक्सी से निकलते हैं सीएसटी स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की तरफ। इस टैक्सी में आगे बैठता है, ड्राइवर के सीट के बगल वाले सीट पे बैठता है इस्माइल और पीछे बैठता है अजमल कसाब। अजमल कसाब पीछे बैठे बैठे बम सेट करता है और बम का टाइमिंग सेट करता है 1 घंटा 15 मिनट और इस बम को ड्राइवर के सीट के नीचे रख देता है। आगे बस कुछ ही मिनट पे टैक्सी सीएसटी स्टेशन पहुंच जाता है और ये दोनों उतर जाता है। आगे चल करके इस टैक्सी को लेता है एक आदमी, उस आदमी का नाम था लक्ष्मण नारायण। बस कुछ ही दूरी पर यह टैक्सी ब्रास्ट कर जाता है
उस टैक्सी का ड्राइवर था उस्मान और उसमें बैठे लक्ष्मण नारायण, दोनों ही मारे जाते हैं इस बम ब्लास्ट में। उधर कसाब और उनका साथी सीएसटी स्टेशन पहुंच जाते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वॉशरूम कहाँ है। वॉशरूम जाते हैं और ये अपना हथियार रेडी करते हैं। दोनों ही वॉशरूम से अपना हथियार रेडी करके निकलते हैं और वॉशरूम से निकलते ही ये लोगों पे अटैक करना चालू कर देते हैं। कुछ लोग जो सीएसटी स्टेशन से बच के निकला था, उन लोगों का कहना था कि अजमल कसाब जब गोली चला रहा था वो पागलों की तरह हंस रहा था, मानो ऐसे जैसे वीडियो गेम खेल रहा हो। हालांकि वहां मौजूद पुलिस भी डिफेंड करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस के पास उतना हैवी हथियार नहीं था जितना कि ये दोनों आतंकी के पास था। ये दोनों आतंकी करीब 9:30 पे सीएसटी स्टेशन पहुंचे थे और करीब 10:45 पे सीएसटी स्टेशन से बाहर आए थे। सीएसटी स्टेशन पर करीब 58 लोग मारे गए थे, 104 लोग घायल थे और 8 पुलिस ऑफिसर भी शहीद हो चुके थे। यहाँ से ये दोनों बाहर निकलते हैं बदरुद्दीन तैयब जी मार्ग पे। तब तक पुलिस इनका पीछा करते इनके पास पहुंच जाते हैं तो ये भाग जाते हैं कामा हॉस्पिटल में। करीब 10:50 पे ये हॉस्पिटल के बाउंड्री पे चढ़ के अटैक करना चालू कर देते हैं, गोलियां चलाते हैं और बारूद मारते हैं। अब देखो, शुरू में ये दोनों आतंकी को पता नहीं चल पा रहा था कि ये हॉस्पिटल है, लेकिन जब धीरे धीरे इन्हें बच्चे की और महिलाएं की रोने की आवाज सुनाई दी तो इन्हें समझ आया कि ये हॉस्पिटल है। अब ये डिसाइड करते हैं कि बिल्डिंग के रूम में घुसकर ये बच्चे और महिला पर अटैक करेंगे। ये रूम घुसना चाह रहे थे, तब तक सारा डोर क्लोज किया जा चुका था। गेट लोहे की थी, वो बंद कर दी गई थी, लॉबी भी बंद कर दी गई थी और सारे लाइट ऑफ कर दी गई थी। हालांकि ये कामा हॉस्पिटल घुस तो गए थे, लेकिन इनके बारे में से कोई डिटेल जानकारी नहीं था, न ही कोई मैप था। करीब 1 घंटे अंदर रहने के बाद ये दोनों वहां से बाहर निकलते हैं। इनका जो रियल प्लान था वो ये था कि सीएसटी स्टेशन के बाद मालाबार हिल पे पहुंचना, वहां अटैक करना। तो ये ट्राई करते हैं कि कोई वाहन मिल जाए ताकि वो अपना टारगेट पे आसानी से पहुंच सके। इनका जो रियल प्लान था वो ये था कि सीएसटी स्टेशन के बाद मालाबार हिल पे पहुंचना, वहां अटैक करना। तो ये ट्राई कर रहे थे कि कोई वाहन मिल जाए ताकि मालाबार हिल पे पहुंच सके और वहां जाके अटैक कर सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसे भान मिल ही नहीं रहा था। उधर पुलिस कंट्रोल रूम से हेमंत करकड़े जी, जो कि मुंबई एटीएस के हेड थे, उनको कॉल आता है और बताया जाता है अटैक के बारे में। वे अपने साथ 2 और ऑफिसर को लेते हैं और सीएसटी स्टेशन पहुंच जाते हैं। ये जब सीएसटी स्टेशन पे पहुंचते हैं तो इन्हें खबर मिलता है कि 2 लोग कामा हॉस्पिटल के पास बंदूक के साथ दिखे हैं। तो हेमंत करकड़े वाहन लेते हैं और कामा हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। इस गाड़ी में आगे हेमंत करकड़े और ड्राइवर समेत 3 लोग बैठे हुए थे और 4 लोग पीछे बैठे हुए थे। जैसे ही ये गाड़ी कामा हॉस्पिटल के पास पहुंचता है, इस्माइल और कसाब इस गाड़ी को देख लेता है और ये छिप जाते हैं। जब गाड़ी पास आती है तो उनपे अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। अजमल, कसाब और इस्माइल ये दोनों मिलके 2 मैगजीन खाली कर देते हैं इस गाड़ी पे। जवाब में पुलिस की तरफ से भी गोली चला, जिससे कसाब के दोनों बाजू पे गोली लग गया। कुछ समय बाद जब अजमल, कसाब और उनके साथी को लगता है कि अब एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा, तो ये पुलिस गाड़ी के पास आते हैं और आगे में बैठे तीनों लोगों को खींच के बाहर निकालते हैं, जो कि तब तक शहीद हो चुके थे। और ड्राइवर सीट पे बैठ के ये दोनों निकल पड़ते हैं मालाबार हिल की तरफ। ये दोनों को लगता है कि पीछे 4 लोग मारे जा चुके हैं, कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं है। लेकिन पीछे बैठे 4 व्यक्ति में एक व्यक्ति थे हेड कांस्टेबल, जिनका नाम था अरुण यादव, वे जिंदा थे। हालांकि एक गोली उनके बाजू पे भी लग चुकी थी, लेकिन वे जिंदा थे। अरुण यादव पीछे बैठे अजमल, कसाब और इस्माइल की सारी बातें सुन रहा था। इस गाड़ी का टायर भी पंचर हो चुका था, फिर भी ये गाड़ी चला रहे थे। पीछे बैठे अरुण यादव कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। एक टाइम पर यादव जी चाह रहे थे कि रिवॉल्वर उठा करके दोनों का सर पे गोली मार दे, लेकिन उनका बाजू में गोली लग चुका था, जिससे वे कुछ कर नहीं पा रहे थे। कुछ समय बाद वे दोनों एक चौक पे पहुंचते हैं जहां पे पुलिस और आम लोगों की काफी भीड़ थी। वे दोनों भीड़ पे अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें पता चलता है कि उनके कार का पिछला दाहिना टायर भी पंचर हो चुका है, लेकिन इस्माइल फिर भी काफी तेजी से कार चला रहे थे। तभी अपोजिट डायरेक्शन से एक व्हाइट कार आती हुई दिखी। वे दोनों अपना कार रोक देते हैं और बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के उस कार को रोकने का इशारा देते हैं। इशारा देख के व्हाइट कार का ड्राइवर भी उस कार को रोक देता है। इस्माइल ड्राइवर को बाहर निकालता है और ठीक उसी टाइम पे ड्राइवर के साइड वाले सीट पे जो व्यक्ति बैठा था वे भी कार से बाहर निकल जाता है और पीछे बैठे लेडी भी कार से बाहर निकल जाती है। ये दोनों आतंकवादी उस व्हाइट कार पे बैठते हैं और अपना टारगेट यानी कि मालाबार हिल की तरफ निकल जाते हैं। अरुण यादव जो पुलिस वाले गाड़ी में पीछे इंजर्ड था, वे कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करता है कि अभी अभी इस रोड से 2 आतंकवादी गया है व्हाइट कार से। इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस क्या करता है कि आगे काफी स्ट्रॉन्ग बैरिकेडिंग लगा देता है। ये दोनों जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें लगने लगता है कि कार बैरिकेडिंग को क्रॉस नहीं कर सकता है, तो क्यों ना साइड में जो छोटा सा डिवाइडर है उससे ही पार किया जाए। तो ये दोनों ट्राई करते हैं वहां से निकलने का, लेकिन वहां से निकल नहीं पाते हैं। डिवाइडर में ही उनकी कार फंस जाती है। यहाँ भी दोनों तरफ से फायरिंग होता है, लेकिन धीरे धीरे पुलिस वाले कार की तरफ बढ़ता है। पुलिस वाले जब उनके निकट पहुंचता है तो कसाब बंदूक उठाने का कोशिश करता है। कसाब बंदूक उठा लेते हैं और तुकाराम ओबले जो कि एएसआई थे वे उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन कसाब उसी टाइम पे गोली चला दी और तुकाराम ओबले उसी टाइम पे शहीद हो जाते हैं। यहाँ से ये दोनों को पकड़ के पुलिस हॉस्पिटल ले जाती है। इस्माइल रास्ते में ही मर जाता है और कसाब जिंदा बचता है। यह ग्रुप तो पकड़ा गया, लेकिन बाकी का जो 4 ग्रुप था
वे सही टाइम पे टारगेट पे निशाना कर रहे थे। जैसे कि लियोपार्ड कैफे पे शोएब और नाजिर थे, वे वहाँ पे अटैक करते हैं। ये दोनों जब टैक्सी पकड़ते हैं तो ये दोनों भी सेम इस्माइल और कसाब की तरह टैक्सी में बम रख देते हैं। ये टैक्सी भी आगे चल करके ब्लास्ट कर जाता है और इस टैक्सी में बैठे 2 पैसेंजर और टैक्सी ड्राइवर की जान चली जाती है। ये दोनों लियोपार्ड कैफे में घुस के अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। इस फायरिंग से लियोपार्ड कैफे में 11 लोगों की जान चली जाती है और बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद ये तुरंत ताजमहल की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद तीसरा पेयर जावेद और हफीज टैक्सी पकड़ के ताज होटल पहुंचते हैं। ये मेन गेट से एंटर करते हैं और एंटर करते ही ताज होटल पे ब्रश वुड में फायरिंग करने लग जाते हैं। एट द सेम टाइम गौतम अडानी डिनर कर रहे थे ताज होटल में। वे बिल पे करके निकल ही रहे थे कि इसी टाइम इनके असिस्टेंट इन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि एक और मीटिंग करना है, तो ये वापस वहां से लौट जाते हैं। ये दोनों आतंकी वहां आते ही अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। तब तक सभी को पता चल जाता है कि यहाँ पे अटैक हुआ है। जब पता चलता है तो तुरंत अडानी जी को किचन ले जाया गया सेफली और वहां से फिर बेसमेंट में ले जाया गया और इस रात इन्होंने इसी बेसमेंट में बिताई। फिर अगले दिन इन्हें रेस्क्यू कर बचा लिया जाता है। वे बताते हैं कि मैंने मौत को सिर्फ 15 फीट की दूरी पर देखा है। इधर हाफिज और जावेद सीढ़ी के रास्ते से 5th फ्लोर पे पहुंचता है, जहाँ पे की बिजनेस सेंटर है। इनका मकसद यह था कि किसी बड़े आदमी को पकड़े और फिर इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट करे, लेकिन ऐसा कोई मिलता नहीं है। तो ये 6th फ्लोर पे पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच के एक रूम का तलाश करते हैं ताकि बात वगैरह किया जा सके। तो ये पहुंचते हैं रूम नंबर 520 के पास। इन्हें खुलवाने का कोशिश करते हैं। उस रूम में थे के आर रामामूर्ति, जो कि फॉर्मर चेयरमैन थे कोऑपरेशन बैंक के। वे अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन ये लोग दरवाजा बाहर से हथियार से तोड़ देते हैं और तब तक अंदर में रामामूर्ति जी वॉशरूम में छिप जाते हैं। जब ये अंदर घुसते हैं तो रामामूर्ति जी को वॉशरूम में कपड़े से बांध देते हैं और फिर बांधने के बाद ये पाकिस्तान में किसी से बात करते हैं। पूरे ऑपरेशन के दौरान ये आतंकी जो बात कर रहे थे, फोन नंबर 981946 और दूसरा था 98207045 और एक था 99107119 और इन फोन में जो इनकमिंग कॉल आ रहे थे वे ये था 0120125318, जबकि आउटगोइंग कॉल किए गए थे ये 3 नंबर पे। तब तक शोएब और नाजिर ये भी ताज होटल पहुंचते हैं और ये भी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं और ये आगे बढ़ते हुए 4 लोगों को बंदी बना लेते हैं और फिर ये भी रूम नंबर 520 में पहुंच जाते हैं। यहाँ जितने भी हॉस्टेस थे सभी का आईडी गूगल में डाल के ये जानने का कोशिश कर रहे थे कि कहीं इनमें से कोई बड़ा आदमी तो नहीं है। अगर इनमें कोई बड़ा आदमी होता तो इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट करने में आसानी होगी। एक तरह से देखें तो ये रूम नंबर 520 को कंट्रोल रूम की तरह बना लिया था। इसके बाद ये इस रूम में आग लगा देते हैं, रूम बंद करते हैं, बाहर निकल जाते हैं होस्टेज को वहीं छोड़ के और बाहर निकलते ही ये अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाते हैं पूरे ताज होटल में। ऐसे करके इन्होंने अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इसके बाद इनकी चौथी टीम नाजिर और बाबर इमरान ये नरीमन हाउस पहुंच चुके थे। रास्ते में एक एक्सप्रेस पेट्रोल पंप था, वहां भी इन लोगों ने बम लगा दिया था। इसके बाद जब ये आतंकी नरीमन हाउस पहुंचते हैं तो वहां पे किसी को मारते नहीं है, बल्कि वहां सभी को बंदी बना लेते हैं और चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट करने का। ये आतंकी थे तो नरीमन हाउस में, लेकिन ये आसपास के बिल्डिंग पे गोली चला रहे थे। आतंकी द्वारा गवर्नमेंट से नेगोशिएट करने की काफी कोशिश की जाती है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाते हैं, बात नहीं बनती है। तो ये फ्रस्ट्रेट होकर नरीमन हाउस में 9 लोगों को मार देते हैं। इन सब में अंतिम पेयर, 5वां पेयर अब्दुल रहमान और फहदुल्ला, जो कि बोट लेकर ओबराय होटल की तरफ गए थे, वे वहां पहुंचकर साइड में बोट लगाते हैं और ओबराय होटल घुस जाते हैं। और ओबराय होटल पहुंचते ही ये भी यहाँ पे बुरी तरह से फायरिंग करने लग जाते हैं। इसी होटल के साइड में ही होटल का एक रेस्टोरेंट था, वे उसमें जाते हैं। तब तक गोली का आवाज सुन के उस रेस्टोरेंट में जितने भी लोग थे वे वहां से भाग जाते हैं, लेकिन इस होटल के 2 स्टाफ जैन और प्रदीप ये दोनों धरा जाते हैं। ये आतंकी जैन से कहते हैं कि अल्कोहल उठाओ और फर्नीचर और पर्दे में आग लगा दो। जैन सब कुछ तो करता है, लेकिन उससे आग नहीं जल रहा था। आग जलाने में उनका हाथ कांप रहा था। तो फहदुल्ला जो आतंकवादी था वो उसे गोली मार देता है। यही सेम चीज ये प्रदीप से भी कहता है, लेकिन प्रदीप सब कुछ करते जाता है। फिर ये प्रदीप से पूछता है कि बिजनेस पॉइंट किधर है। प्रदीप बड़े चालाकी से इन्हें बिजनेस पॉइंट का गलत इन्फॉर्मेशन देता है। ये उधर जैसे ही जाता है प्रदीप यहाँ से बच के निकल जाता है। यहाँ पे इन लोगों ने 35 लोगों की जान ले ली थी। अब तक इनके 5 पेयर में, जिनमें पहला पेयर था इस्माइल और अजमल, जिसमें कि इस्माइल मारा जा चुका था और अजमल कसाब को पुलिस ने पकड़ लिया था। दूसरा ग्रुप था इमरान और नाजिर, जो कि नरीमन हाउस में था। तीसरा और चौथा ग्रुप ताज होटल में था और 5वां ग्रुप ओबराय होटल में था। अब पुलिस का सारा फोकस 3 जगह पे था, नरीमन हाउस, ताज होटल और ओबराय होटल। इस टाइम तक पुलिस को पता चल गया था कि ये कोई गैंग वार नहीं है, ये आतंकी हमला है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प मांगता है और एनएसजी कमांडो की मांग करता है। 120 एनएसजी कमांडो को यहाँ भेजा जाता है और यहाँ पहुंचते ही एनएसजी कमांडो 3 ग्रुप में बढ़ जाते हैं और तीनों लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। हालांकि एनएसजी कमांडो यहाँ पहुंचने में 7 से 8 घंटा देरी से पहुंचते हैं। जब कमांडो यहाँ पहुंचे तो इस सारी चीजों को मीडिया कवर कर रहा था, जिससे पाकिस्तान को काफी हेल्प हो रहा था। एनएसजी तीनों जगह पे ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। 28 नवंबर 2008 को मॉर्निंग में 7 बजे एनएसजी ओबराय होटल में दोनों आतंकवादी को मार देते हैं। इसके बाद 28 नवंबर को ही रात में एनएसजी नरीमन हाउस में भी दोनों आतंकवादी को मार देते हैं। इसके बाद 29 नवंबर 2008 को सुबह 9 बजे ताज होटल में भी 4 आतंकवादी को मार गिराया जाता है। इंडिया की तरफ से संदीप कृष्णन जी और राहुल शिंदे जी ये शहीद हो जाते हैं। पूरे मुंबई अटैक में 175 लोगों की जान चली गई थी और 300 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पूरे वीडियो को देखा। जल्द ही मिलते किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।